Well, students, today we'll discuss the another national policy of education 1986. Okay, so under this policy, uh, the purpose of this policy is to for the improvement of the education. Right, this policy came in 1986, having keeping in view that up to given level, all students, irrespective of caste, creed, location, or sex, have access to education of a comparative quality. मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आई, कीपिंग इन व्यू दैट कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड और इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को एक प्रॉपर और इक्वालिटी एजुकेशन मिले, राइट, कंपैरेटिव क्वालिटी. अब इस नीड क्या थी, व्हाट इज द नीड ऑफ ए दिस रिवाइज्ड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन? इसकी नीड क्यों हुई? क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट्स, बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा था इन द फील्ड ऑफ ए पॉलिटिकल, इन द फील्ड ऑफ ए सोशल, इन द फील्ड ऑफ ए इकोनॉमिक, ऑल स्फीयर ऑफ ए लाइफ. देयर इज ए लॉट ऑफ ए डेवलपमेंट हो रही थी, राइट, जिसको देखते हुए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आई, जो कि इंप्लीमेंट हुई थी 1992 के अंदर, राइट. क्योंकि एजुकेशन क्या चीज है बच्चे, मैं क्लियर कर चुका हूं आपको. जो भी चेंजेस होती हैं सोसाइटी के अंदर, राइट, और उस चेंजेस को ट्रांसमिट करना, नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाना, हमारे तक लेके जाना, वो एजुकेशन का वर्क है, राइट. एजुकेशन क्या चीज है? इंप्लीमेंट करती है उन चेंजेस को, किनके द्वारा? स्कूलों के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा, राइट. तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देयर वाज रैपिड डेवलपमेंट in the field of a political, social, economic or all spheres of a life. That's why on government, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने दिस पॉलिसी को स्टार्ट किया. और क्या था? कीपिंग दिस इन व्यू, the present government of India has taken the initiative to put forward a revised national policy on education to cater to the continuously changing demands of the people with regard to quality of education, research and development, making young people skillful to raise manpower in scholastic and industrial endeavors, and making India a knowledgeable society. Yes. अब इंडिया को एक नॉलेजेबल सोसाइटी बनाने के लिए ये पॉलिसी 1986 में आई, राइट गाइस. अब इस पॉलिसी के गोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, राइट. इस पॉलिसी का गोल क्या था? टू प्रमोट नेशनल प्रोग्रेस, a sense of common citizenship and culture, and to strengthen national integration, right. नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए, नेशनल प्रोग्रेस को, नेशन हमारा डेवलप हो रहा था, उसकी प्रोग्रेस को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी आई. दिस इज द गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव. और क्या था नेक्स्ट गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव? टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी एट ऑल स्टेजेस, ग्रेटर अटेंशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, right. Next है to promote values such as India's common cultural heritage, democracy and secularism, removal of social barriers and inculcation of scientific temper. लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, ओके, जो भी सोशल बैरियर्स हैं इनको रिमूव किया जाए, राइट, और हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज हो, राइट. और हम सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे इंडिया में आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके फेथ हैं, है ना. इतने फेथ होने के बावजूद भी, लोगों का अपना अपना फेथ है, होने के बावजूद भी हम लोग देखो एज ए ब्रदरहुड की तरह रह रहे हैं, राइट. इस चीज को प्रमोट करने के लिए और साइंटिफिक टेम्पर हर पर्सन के माइंड में आने के लिए इस पॉलिसी का ये गोल और ऑब्जेक्टिव था आने का, राइट. नेक्स्ट गोल और ऑब्जेक्टिव क्या था? Education should foster among students on understanding of diverse culture and social characteristics of people living in different parts of the country, right. Minimum level of learning, yes, ये बड़ा ही important है. goals and objective, minimum level of learning for each stage of education should be provided to ensure the quality of education. इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि भाई एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन हम प्रोवाइड कर दें हर सिटीजन को,
इंडिया के हर पर्सन को हम मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग प्रोवाइड कर दें, ताकि वो अपने सिग्नेचर तो कर सके, ताकि वो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन तो अपनी कर सके, खुद वो कर सके, राइट। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एट ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ए प्राइमरी एजुकेशन, कि जो प्राइमरी एजुकेशन है इसका यूनिवर्सलाइज कर दो, मतलब ये कंपलसरी ही कर दो। प्राइमरी एजुकेशन कौन सी होती है, पहली क्लास से लेके 5th क्लास तक, या अप टू द एज ऑफ 14, है ना, जो आर्टिकल 45 ने भी बोला था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का, कि प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन कर दो, मतलब कंपलसरी कर दो, जिससे क्या होगा, टोटल लिटरेसी आ जाएगी, राइट। बेटा आपने यहाँ पे ये समझना है कि जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं, राइट, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस जितनी भी कमिटीज आई, पॉलिसीज आई, उनका पर्पस ये भी था कि 100% लिटरेसी को हमने कवर करना है। क्योंकि अगर हम हर पर्सन तक पहुंच गए, अगर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री लिटरेट हो गए, तो उनको अपने राइट्स का पता लग जाएगा, तो नेशन की डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, राइट। और क्या था इसका गोल और ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू दोज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी which cannot avail of formal education, yes, and access to education through open and distance learning। इस सोसाइटी के कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं जो वो प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं ले पाए। आपको आज भी पता होगा, आज भी इंडिया के लोगों की ये सोच है, छोटे बच्चों को वो लेबर पे लगा देते हैं उनके पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि पढ़ लिख के इसने क्या करना, अभी कमाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो लोगों तक भी एजुकेशन पहुंच जाए, चाहे डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ही पहुंच जाए, और उनको एजुकेट कर देना है। और टू एस्टेब्लिश नेटवर्क बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री सो एज टू फैसिलिटेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितने भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री के अंदर, राइट, उनको आपस में एक जोड़ा जाए, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट से बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस भी बेनिफिट ले सकें, राइट गाइस। अब रिकमेंडेशंस की हम बात करते हैं। रिकमेंडेशंस क्या थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की, जैसे हमने कोठारी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 में की थी कुछ रिकमेंडेशंस, वैसे ही नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की 1986 की रिकमेंडेशंस करते हैं। तो नंबर फर्स्ट आ गया ऑल राउंड डेवलपमेंट, राइट। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का क्या था कि एजुकेशन शुड एम एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, मतलब लोगों का मटेरियलिस्टिक वे में भी और स्पिरिचुअलिस्टिक वे में भी ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन था नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन का। और इस चीज की डेवलपमेंट के लिए वेरियस प्रोग्राम्स, जैसे कि साइंस एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, मैनेजमेंट एजुकेशन, मास मीडिया, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन, इस तरह के सारे प्रोग्राम एजुकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएं, ताकि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर। जैसा कि हमने किया था 64-66 में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो युग था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही थी, तो हमें मैन पावर की जरूरत थी। उन मैन पावर को स्किल्ड बनाने के लिए कई वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज को एजुकेशन में ऐड करना पड़ा, ताकि डेवलपमेंट ऑफ ए स्किल्ड मैन पावर को हम प्राप्त कर सकें, राइट। नेक्स्ट है कल्टीवेटिंग मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। देखो वैल्यूज का हर पॉलिसीज के अंदर जिक्र है, राइट, तभी तो इंडिया की एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहा जाता है, राइट। बेसिकली क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी चीजें आपको मालूम है हो रही थी, है ना, इरोजन ऑफ वैल्यूज हो रही थी। ये एजुकेशन से तो देखो ना कितनी तरह की हमने उन चीजों को खत्म किया। जैसे सती प्रथा आपने देखा होगा, है ना, जब हस्बैंड की डेथ होती थी, है ना, कुछ सालों पहले, मतलब वाइफ भी उसके साथ ही मतलब है ना जल जाती थी, है ना। दहेज प्रथा हो गई। अच्छा, लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, आपने देखा होगा 30-40 साल पहले, है ना, 50 साल पहले। तो बहुत सारी इरोजन ऑफ वैल्यूज हो रही थी। तो एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का ये भी स्ट्रेस था। इन्होंने कहा था, एनपीई ने एक डेफिनेशन दी है, कहते हैं इफ द नेशन
is to be saved from the social disaster. अगर ऐसे ही वैल्यूज का क्राइसिस होता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सोशल डिजास्टर आ जाएगा, राइट? लोग एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देंगे। तो ये पॉलिसी ने कहा था कि अगर इस सोशल डिजास्टर से बचना चाहते हैं तो it is a high time that moral and ethical value be inculcated in our students from their childhood. कि अपने बच्चों को बचपन से ही हम उनके अंदर एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, राइट, ये हम डेवलप करना स्टार्ट कर दें, राइट? नहीं तो सोशल डिजास्टर आ जाएगा, राइट? तभी तो बोला जाता है ना कि बच्चों के अंदर जब बच्चे छोटे होते हैं तो फॉर्म द गुड हैबिट्स, अच्छी वैल्यूज उनको दो, क्योंकि वैल्यूज एक ऐसी चीज है कि जब ये उनके अंदर आ जाती है तो लास्ट तक उनके रहती है, राइट? इरोजन ऑफ वैल्यू से एक जो लड़का है बैड बॉय बन जाता है, लड़की बैड गर्ल बन जाती है, राइट? तो इसका स्ट्रेस ये था, कल्टिवेटिंग मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। नेक्स्ट क्या था? इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब इंडिया, आपने देखा होगा, इंडिया ऑलवेज इस चीज के लिए माना जाता है, ठीक है, और वर्क भी कर चुका है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन वर्किंग फॉर द पीस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द नेशंस एंड ट्रीटिंग द होल वर्ल्ड एज ए वन फैमिली, है ना? इंडिया में आप देखो, बाकी जितने भी कंट्री हैं आज की डेट में लड़ रहे हैं आपस में, आपने देखा होगा एक दूसरे के ऊपर, है ना, वो तोपें बम वगैरह गिराए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने, आपने देखा होगा, कभी भी पहल नहीं किया। और इंडिया ने ऑलवेज ये योगदान दिया है पीस का, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द नेशन। और इंडिया का ये है कि पूरे के पूरे जो वर्ल्ड को ये एक फैमिली मान के चलता है, क्योंकि बेटा आपने देखा होगा जितने भी गुरु हुए हैं, राइट, चाहे आप सिखिज्म की बात करें, है ना, सिखिज्म के 10 गुरु हुए थे, वो सारे कहाँ हुए हैं? पंजाब के अंदर, इंडिया के अंदर। कबीर साहब की बात करो, इंडिया के अंदर हुए हैं। फिर उसके बाद दादू साहब की बात करो, गुरु नानक की बात करो, तो जितने भी गुरु या जो और भी हैं, मैक्सिमम इंडिया के अंदर हुए हैं, राइट, एज कंपेयर टू अदर कंट्री। हाँ, जीसस की बात आप कर सकते हैं, जीसस एक जेरूसलम के अंदर हुए हैं, राइट, लेकिन इंडिया में बहुत सारे, तभी तो इंडिया को साधु संतों महात्माओं की धरती कहा जाता है, राइट? तभी ही इंडिया क्या करता है, जितने भी पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह मानता है। तो इस पॉलिसी का ये रिकमेंडेशन थी कि इंटरनेशनल कॉपरेशन होनी चाहिए और आपस में एक दूसरा, एक भाईचारा, इस चीज को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे एजुकेशन के अंदर प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़े और इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़े, राइट? नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यस, कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3, राइट, ये होना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यस, इस पॉलिसी ने ही रिकमेंड किया था तब 1986 में कि भाई अब करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस, अब एक सिलेबस भी ऐसा होना चाहिए जो पूरे इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं सारे उस सिलेबस को फॉलो करें, राइट? तो ऐसा एक करिकुलम होना चाहिए ताकि जो भी डेवलपमेंट हो रही है सभी बच्चों तक पहुंच पाए। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, राइट, क्लियर है मेरे ख्याल से पॉइंट ही आपको। प्रमोशन ऑफ पीस एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशंस, हाँ, ये भी पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना? पीस को प्रमोट करना, है ना, नेशंस के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एंड सोशल सिस्टम्स, ये क्लियर है। प्रमोशन ऑफ ए नेशनल प्राइड, प्रमोशन ऑफ ए लिंक एंड अदर लैंग्वेजेस, प्रमोशन ऑफ इंटर रीजनल मोबिलिटी, नेशनल सपोर्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो चुके थे, कहाँ पे? इंडियन एजुकेशन कमीशन के अंदर भी। तो ये इन चीजों का भी रिकमेंड इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने किया, राइट? फिर आ गया एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, राइट? तो इस पॉलिसी ने, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने इक्वालिटी के ऊपर बहुत जोर दिया, यानी कि 1986 तक या 1985 तक अभी भी कई समाज के ऐसे सेक्शंस थे जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच रही थी, जैसे विमेन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड, है ना, हैंडीकैप्ड है वो एजुकेशन बताओ कहां से ली? तो बेटा 1985 के अंदर पहली यूनिवर्सिटी इग्नो यूनिवर्सिटी बनी थी जिसने डिस्टेंस एजुकेशन क्रिएट किया था। यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब है घर पे बैठे आप स्टडी कर सकते हैं, इवन आपके घर में कोई हैंडीकैप्ड भी है तो, राइट? अदरवाइज हैंडीकैप्ड को बड़े किलोमीटर दूर चल के आना पड़ना था, राइट? विमेन एजुकेशन है उसको प्रमोट किया, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की एजुकेशन को प्रमोट किया। माइनॉरिटीज होती हैं जो छोटे लोग हैं, छोटी कास्ट वाले जो लोग हैं, राइट, उनके लिए भी एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब एजुकेशन
मतलब एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है गाइस, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। तो चाहे हमारे इंडिया में कोई भी सोसाइटी है, सभी सोसाइटी को एटलीस्ट मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन अपने बच्चों को जरूर देनी चाहिए, ठीक है ना। ये पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है, उस स्टेट का सीएम का भी फर्ज बनता है, और उस इंडिया उस कंट्री की पीएम का भी फर्ज बनता है, राइट। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने एजुकेशन फॉर इक्वालिटी के ऊपर बहुत वर्क किया, इनके ऊपर रिकमेंडेशंस दी। इन्होंने स्ट्रेस दिया विमेन एजुकेशन के अंदर, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर, माइनॉरिटीज के अंदर और हैंडीकैप्ड के अंदर, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। यस, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको स्ट्रेंथन किया किसने, रिकमेंडेशंस आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की तरफ से। आपको पता होगा कि जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटीज किसके अंडर आती हैं, यूजीसी के अंडर आती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। पूरी दुनिया, पूरे जितने भी स्कूल्स हैं, सीबीएसई के स्कूल हैं, आईसीएसई के स्कूल हैं, उनमें बुक्स वगैरह कौन सी चल रही हैं, करिकुलम कौन सा चल रहा है, एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं सारी, राइट। एआईसीटी हो गया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राइट। एआईसीटी को अगर जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उनकी अपेक्स बॉडी कौन है, एआईसीटी। आईएमसी, इंडियन मेडिकल काउंसिल। तो ये जितने भी काउंसिल हैं, जितने भी एपेक्स बॉडीज हैं, राइट, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस की, सोशल इंस्टीट्यूशन या नेशनल इंस्टीट्यूशंस की जितनी भी एपेक्स बॉडी हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग का काम किया। क्योंकि जब उनको स्ट्रेंथ मिलेगी तभी तो उन्होंने, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज के अंदर अनाउंसमेंट होती है वो यूजीसी के थ्रू होती हैं। अब अगर आपके पेपर भी ऑनलाइन हो रहे हैं, लास्ट टाइम भी हुए थे कोरोना के कारण, तो वो कॉलेज की तरफ से नहीं हुए थे, याद रखना, ना ही यूनिवर्सिटी की तरफ से हुए थे। वो यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया था कि देश में एक पैंडेमिक आ गई है, एक महामारी आ गई है, तो पेपर शुड बी ऑनलाइन। तो यूजीसी ने सर्कुलर जारी किया, सभी यूनिवर्सिटीज ने माना, उन यूनिवर्सिटीज के अंडर कॉलेजेस आते हैं। तो ऐसे ही जब हम एपेक्स बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे तो नेचुरली बात है उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस, स्कूल जितने भी आते हैं तो वो भी स्ट्रेंथ होंगे, राइट। तो एनपीई recommends that institutions of a national importance like UGC, NCERT, AICT, IMC, etc. will be strengthened to enable them to give shape to national system of education and to cope with the emerging demands of the nation, right guys। फिर हायर एजुकेशन आ गया, रिकमेंडेशंस हायर एजुकेशन। ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी के कारण, मतलब आप देखो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम या कोठारी कमीशन था, उसने स्कूल एजुकेशन से बहुत वर्क किया है ना, आपने देखा होगा काफी पॉइंट से स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने क्या किया, इनके जो मेन आगे एजुकेशन फॉर इक्वालिटी के लिए और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए इस पॉलिसी ने रिकमेंड किया। हायर एजुकेशन मैं आपको बता चुका हूं, कॉलेज के बाद की जो स्टडी होती है। तो हायर एजुकेशन कहते हैं ऑटोनोमियस कॉलेजेस होने चाहिए, कोर्सेज और प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए, रीडिजाइंड हो टू मीट द डिमांड्स, है ना। टीचर परफॉर्मेंस विल बी सिस्टमैटिकली असेस्ड। तो इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या ऑन एजुकेशन ने कई रिकमेंडेशंस दी टू प्रमोट द हायर एजुकेशन, कि अब जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो हायर एजुकेशन की तरफ भी जाएं और इन ऑर्डर टू इंप्रूव द नेशनल प्रोग्रेस, राइट। नेक्स्ट, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस लर्निंग। देखो ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट बोला था कि एजुकेशन फॉर द इक्वालिटी, राइट, हर पर्सन के पास एजुकेशन को पहुंचाने के लिए इस यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया कि ओपन यूनिवर्सिटीज खोल दो, डिस्टेंस लर्निंग खोल दी जाए, राइट। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन ही थी ना तब तक कि भाई बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में जाना पड़ना था पढ़ने के लिए। अब ओपन यूनिवर्सिटीज और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू क्या था कि आप बाय सिटिंग एट होम यू कैन गेट द एजुकेशन। तो द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1985 इन फुलफिलमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। और इस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपने देखा भी होगा कि 85 के अंदर इग्नो आ गई थी, राइट।
द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। अब रिकमेंडेशंस इन्होंने क्या दी, जो उसकी मैनेजमेंट होगी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे कुछ भी है, उनकी जो मैनेजमेंट होगी वो कैसे होगी। अगर तो कोई नेशन लेवल पे खुला है, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, राइट, इसको कैब बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये सीटेट में भी आया हुआ है, CABE, कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, will play a pivotal role in reviewing educational development, determining the changes required to improve the system and monitoring implementation, कि उस एजुकेशन की डेवलपमेंट, राइट, और उसको इंप्रूव करने के लिए और उसकी जो भी इंप्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए एक कैब का गठन किया जाना चाहिए नेशनल लेवल के ऊपर, राइट। और अगर कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन स्टेट लेवल पे खुला है, राइट, तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ऑन द लाइंस ऑफ ए कैब, वो देखो आ गया ना, जो जो कैब रोल कर रही है, तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो स्टार्ट होने चाहिए, गठन होने चाहिए, और वो ये सब चीजें करेंगे उस स्कूल, उस कॉलेज की, स्कूल की, इंस्टीट्यूशंस की। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन डेवलप होने चाहिए, राइट, ये रिकमेंडेशंस ही हैं। नेक्स्ट आ गया इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म। यस, अब इस पॉलिसी ने इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशंस को रिफॉर्म करने के लिए भी इन्होंने बोला, फॉलोइंग मेजर्स विल बी टेकन, द एलिमिनेशन ऑफ ए एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ चांस एंड सब्जेक्टिविटी। मतलब उस टाइम क्या था, बहुत सारी बुकिश नॉलेज, प्रैक्टिकल वर्क होता था, ठीक है ना, तो इन्होंने जो एक्सेसिव वर्क है उसको निकाला, यानी कि प्रैक्टिकल में आए। द डी एम्फेसाइजेस ऑफ ए मेमोराइजेशंस, राइट, मतलब जो रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग से जो है उस चीजों को भी इन्होंने खत्म किया, नए मेथड्स आने स्टार्ट हो गए, नई इंप्लीमेंटेशंस आने स्टार्ट हो गए, नई टीचिंग टेक्निक्स आनी स्टार्ट हो गई, राइट। उन मेथड को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, ताकि बच्चों की रीजनिंग पावर डेवलप हो, उनकी थिंकिंग डेवलप हो। इफेक्टिव यूज ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस बाय टीचर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, राइट। इंप्रूवमेंट इन द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, इवन जो एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट किए जाए इनके ऊपर भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। मतलब इस पॉलिसी ने ये देखा कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए नंबर, है ना, हम 100 में से किसी को नंबर दे दिया 90, 90 वाला फर्स्ट आ गया, 100 में से जिसके 40 आ गए वो कम आ गया, तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए ग्रेड सिस्टम, है ना, इसने ग्रेड देने स्टार्ट किए, और ग्रेड भी मतलब इंप्रूवमेंट इन द इवैल्यूएशन सिस्टम या एग्जामिनेशन सिस्टम का मतलब ये है, ये रिकमेंडेशन ये कहना चाहता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, कि मार्क्स अच्छे लेके आना ये इंश्योर नहीं करता कि आप इंटेलिजेंट हो, राइट। और भी कई चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लगे कि हाँ आप इंटेलिजेंट है, तो इसके बीच में भी इवैल्यूएशंस कई चीजें होने लगी। इंप्रूवमेंट इन द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इंप्रूवमेंट चेंजेस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी। यस, कि जो टीचर पढ़ाता है, ये नहीं कि साल के बाद एग्जाम हो तो पता लगे जी, तो उसके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में उसकी मेथोडोलॉजी, कुछ ऐसे टेस्ट, है ना, कुछ कुछ ऑरल डिस्कशंस, कुछ डिबेट्स, कुछ इस तरीके की कई चीजें होनी चाहिए, ताकि एक बच्चे का इवैल्यूएशन हो, राइट, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेमेस्टर सिस्टम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टेज इन द फेस मैनर। यस, उस साल से पहले सारा एनुअल सिस्टम होता था बच्चे, राइट। ये जो अब सेमेस्टर सिस्टम भी है ना, मतलब इतना सारा पढ़ना, अब सेमेस्टर सिस्टम भी है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। द यूज ऑफ ए ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ ए मार्क्स, मार्क्स की बजाय यानी कि ग्रेड बच्चों को दिए जाने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राइट। जैसा कि आपने किया था, इंडियन एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन ने ज्यादा वर्क किया स्कूल एजुकेशन को, क्योंकि उस टाइम डिमांड यही थी, स्कूल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वोकेशनलाइजेशन हो। तो 1986 की जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसने एक तो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा वर्क किया, राइट। ओपन यूनिवर्सिटीज और डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज को इन्होंने खोला, ताकि एजुकेशन हर पर्सन तक पहुंच पाए। इवन की हैंडीकैप्ड पर्संस भी है, दोज पर्सन दे कैन नॉट कम इनटू द कॉलेज, दे कैन गेट द नॉलेज बाय सिटिंग एट होम। इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारा वर्क किया, इंप्रूवमेंट किया, एग्जामिनेशन सिस्टम्स के ऊपर इंप्रूवमेंट किया फॉर द progress of the nations, right guys? So this is all about the national policy on education in 1986. Thank you so much.